नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। आज फिर से कक्षा 12 चैप्टर संख्या फर्स्ट का भाग 6 से लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। और आज हम पढ़ेंगे बीज। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बीज क्या है? तो सबसे पहली बात, जो परिपक्व बीजांड होता है वो क्या कहलाएगा? बीज कहलाएगा। परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। इससे पहले हमने पढ़ लिए थे बीज कैसे बना था, किस प्रकार से संरचना हुई थी, निषेचन कैसे हुआ था, हमने पढ़ लिया था। ये बीजांड की संरचना क्या थी, प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या थी, ध्रुवीय कोशिकाएं क्या थी, अंड कोशिका और सहायक कोशिका क्या थी। जब अंड कोशिका का नर युग्मक के साथ निषेचन हुआ था, युग्मनज बना था, युग्मनज से आगे चल के भ्रूण बना था। और इस भ्रूण को पोषण कौन दे रहा था? ध्रुवीय कोशिका से त्रिक्सलियन वाला जो भ्रूण पोष बना था वो क्या दे रहा था? पोषण दे रहा था। आगे चलकर के बीज में निर्माण होता है। जो परिपक्व बीजांड है वो क्या कहलाएगा? बीज कहलाएगा। अब चलते हैं आगे। बीज, जो बीज है उस बीज के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होता है? पहला होता है बीज का आवरण या बीज का कवच, जो बीज के ऊपर पाया जाता है। दूसरा बीजांड और तीसरा भ्रूण। अब देखिएगा, ये जो बीज है वो भ्रूण पोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं और अभ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रूणपोष की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होंगे। कौन सा होगा? पहला भ्रूणपोषी बीज, जिसको दूसरा नाम दिया गया है एल्बुमिनस बीज। अब देखिए, भ्रूणपोषी बीज में जिनमें भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं होता है, अर्थात भ्रूणपोष शेष रह जाता है। जहां पे त्रिक्सलियन हुआ था, उस त्रिक्सलियन का भाग से जो भ्रूणपोष बना रहा था उसका कुछ भाग शेष रह जाता, वो कहलाता है भ्रूणपोषी बीज। और ये कहां पाया जाता है? अधिकांशतः एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री में भी आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया है। चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, अरंडी, नारियल, पपीता और कपास। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? भ्रूणपोषी बीज, गैर एल्बुमिनस बीज। इसके अंदर इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। यहां पर जो भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूण का जब परिवर्धन हो रहा था तो भ्रूण पोष का जो उपयोग है, यहां पर भ्रूण पोष का उपयोग पूर्णतः हो जाता है। और जैसे पूर्णतः हो जाए वो क्या कहलाएगा? अभ्रूणपोषी बीज, अर्थात उसके अंदर भ्रूण पोष शेष नहीं रहेगा। तो ये किसमें पाया जाएगा? अधिकांश द्विबीजपत्री में। अब द्विबीजपत्री कौन से? चना, मूंगफली, मटर, सेम, खीरा, इमली, इन सब में पाया जाता है। यह था भ्रूणपोष के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर, क्योंकि शायद शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज, एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप। तो एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज क्या होते हैं? तो चलिए, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एक बीजपत्री बीज, जिसके अंदर बीजपत्र की संख्या कितनी होगी? 1। जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं, इनमें बीजपत्र की संख्या कितनी होती है? 1। तो वो कौन से बीज कहलाएंगे? एक बीजपत्री बीज। अब जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री बीज किसे कहेंगे? जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे मटर, मूंगफली, चना हम नॉर्मली देखते हैं उसके 2 बीजपत्र होते हैं, बीच में भ्रूण पाया जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया है कि बीज पत्र के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं बीज का महत्व। सबसे पहली बात, बीज का महत्व कौन कौन सा है? तो बीज का महत्व है नई संतति का निर्माण करने में, पहला महत्व है। दूसरा है भ्रूण संरक्षण में। तीसरा परकीर्ण का मतलब किसी की भी सहायता से बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, जैसे पशु पक्षी है उनके द्वारा। भोजन संग्रहण में, पादपों के गुणन में, और अगर हम बात करें तो विभिन्नताओं में। तो ये बीज के महत्व हैं। तो यहां तक बीज पार्ट कंप्लीट हो गया था। बीज, बीजांड, परिपक्व बीजांड। इसी के साथ अब पढ़ेंगे फल। तो फल किसे कहते हैं? परिपक्व जो अंडाशय होगा वो क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। तो सबसे पहली बात यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं फल का। तो मुख्य बिंदु क्या है? परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो भी याद रखना है कि अंडाशय की जो फल भित्ति है वो निषेचन के बाद, अंडाशय की फल भित्ति निषेचन के बाद, अंडाशय की ओनली भित्ति निषेचन के बाद फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। जो अंडाशय की भित्ति है, बाहरी भाग है, वो फल भित्ति में हो जाएगी। अब फल भित्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। यहां तक क्लियर है? ओके। अब चलते हैं फलों के प्रकार। 2 प्रकार के होंगे फल, सत्य फल और एक असत्य फल। सत्य फल किसे कहेंगे? जिनका निर्माण
अंडाशय से होता है। जैसे हमने पढ़ा था ये वाला भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, इसके अंदर हमने पढ़ ली थी संरचनाएं। कौन सी संरचनाएं थी? बीजांड की संरचनाएं। यहां पर हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। तो जो ये वाला भाग है, इस भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो वह कौन सा फल कहलाएगा? सत्य फल। क्लियर? लेकिन अगर मान लेते इसी भाग से यहां पर साथ में आ जाए पुष्पासन, कौन सा भाग आ जाए? पुष्पासन, या अन्य कोई भी भाग साथ में सम्मिलित हो जाए तो वो फल कौन सा कहलाएगा? असत्य फल कहलाएगा। और यहां पर बहुत बार क्वेश्चन भी बोर्ड ने किया है कि असत्य फल का उदाहरण है, तो यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये सब किसके एग्जांपल है? असत्य फल के। आगे चलते हैं, जो अगला बिंदु आएगा वो आएगा अनिषेक फलन। आगे चलते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहेंगे? कुछ पादपों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो फल बनते हैं या फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अनिषेक फलन। मतलब बिना निषेचन के फल का बनना अनिषेक फलन। उसके बाद में एक ये बिंदु नोट डालकर लिख लेना थोड़ा सा बीच में, परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष क्या होगा? कुछ पादपों के परिपक्व बीजों में, जो भी बीज परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व बीज, परिपक्व बीज में जो भाग पाया जाता है कौन सा? बीजांड काय। बीजांड काय किसका भाग है? बीजांड का भाग है। बीजांड काय पतली परत के रूप में पाया जाता है, ये पतली परत के रूप में पाया जाएगा। और जो पतली परत के रूप में पाया जा रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? परिभ्रूणपोष। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? तो नाम याद रखिएगा, काली मिर्च और चुकंदर में। परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा? चुकंदर और काली मिर्च में। उसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है असंगजनन। असंगजनन, असंगजनन क्या होगा? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के बिना, अर्थात हम सीधी अगर बात करें तो निषेचन के बिना ही भ्रूण के परिवर्धन का क्या कहेंगे? असंगजनन। निषेचन के बिना ही भ्रूण का जो परिवर्धन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? असंगजनन कहलाता है। जैसे एस्टिया पादप है, घास है, यह दो प्रकार का होता है। असंगजनन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला प्रकार है बीजाणुद्भिद असंगजनन। अब बीजाणुद्भिद असंगजनन क्या होगा? जो भ्रूण का निर्माण होगा बीजांड काय, दो बीजांड के कौन से भाग थे? या तो बीजांड काय और या अध्यावरण। बीजांड के इन दोनों भागों से, बीजांड के इन दोनों भागों से, द्विगुणित कोशिका से, दोनों भागों के जो द्विगुणित 2n कोशिका है उनसे अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बीजाणुद्भिद असंगजनन। वहीं पर दूसरा प्रकार आता है युग्मकोद्भिद असंगजनन। युग्मकोद्भिद असंगजनन क्या होगा? हमने यहां पे पढ़ा था कि भ्रूण कोश के अंदर ऊपर की 3 कोशिकाएं थी, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और इधर थी सहायक कोशिका और अंड कोशिका, बीच में थी ध्रुवी कोशिका। भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से, अब भ्रूण कोश की जो कोशिका है इसमें से ये तो हो गई 2n और बाकी क्या है? सब nn। किसी भी अगुणित कोशिका से जो निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद असंगजनन। युग्मकोद्भिद असंगजनन स्वयं कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, अनिषेक जनन और अपियुग्मन। यहां तक क्लियर है? हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, अनिषेक फलन, परिभ्रूणपोष और असंगजनन। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता में क्या है? देखिएगा, सामान्यतः जो एक बीज होता है, एक बीज होगा उसमें भ्रूण भी कितना होगा? एक। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन अगर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो वो क्या कहलाएगी? बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या है? सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कई बार एक बीज में
अनेक भ्रूण भी पाए जाते हैं। और इसी प्रकार एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति क्या कहलाएगी? बहुभ्रूणता। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। किसमें की थी? संतरे के बीजों में। तो आज आपका चैप्टर संख्या फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यहां पर समाप्त है। यहां पर दो टॉपिक रह गए, असंग जनन का महत्व जो बुक से मिल जाएगा, और एक है बहुभ्रूणता का महत्व जो भी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।